Good morning and welcome back to our online classes again. Last time we have read about the different effects of Revolution of France on different people, Robespierre, the Reign of Terror, then after the rule of Directory, etc. And then after, what was the role of women in the revolutions and how they get the rights or how they try to carry out the revolution for their rights. Now, the revolution in everyday life. Our next topic is the revolution and everyday life. अब सामान्य जीवन के ऊपर उस क्रांति का क्या कुछ प्रभाव पड़ा, उससे पहले हमने देखा था कि कैन द पॉलिटिक्स डिफाइन व्हाट टू वियर, व्हाट टू स्पीक, विच लैंग्वेज टू बी यूज्ड, कि क्या कुछ हमें पहनना है, किस प्रकार की भाषा इस्तेमाल करनी है। तो आपने देखा था इस कुछ फाउंडेशंस रोबेस्पियर के टाइम पर थी कि हमें क्या कुछ खाना है, कितना मिलेगा, रेट्स फिक्स कर दिए गए। लेकिन इस रिवॉल्यूशन के बाद बहुत सारे चेंजेस हुए और उसमें हमें बहुत सारी लिबर्टी और फ्रीडम के जो आइडियाज थे वो हमने ऑब्जर्व किए। और सबसे बड़ा उसके बाद जो अगर हमने देखा तो था अबोलिशन ऑफ सेंसरशिप। सेंसरशिप क्या होता है? टू स्टॉप पब्लिशिंग समथिंग और टू स्पीक समथिंग। तो सरकार की तरफ से कुछ चीजों के ऊपर रोक लगा दी जाए, सेंसर पे लगा दी जाए। अगर हमारी फिल्मों की बात करें, सेंसर बोर्ड होता है, उसमें क्या होता है, उस मूवी को ऑब्जर्व करने के बाद इफ एनी सीन इज ऑब्जेक्शनेबल, अगर ऑब्जेक्शनेबल है, उसमें कोई ऑब्जेक्शन हो सकती है, देन इट वाज टू बी रिमूव्ड, उसको हटाया जाए। उसी प्रकार उस वक्त सेंसरशिप थी, यानी आपको क्या कुछ लिखना है, क्या नहीं लिखना, न्यूज़पेपर में क्या लिख सकते हो, पैम्पलेट दे सकते हैं कि नहीं, उन सारी चीजों के ऊपर यह ऑब्जर्व किया गया कि सेंसरशिप इससे पहले थी। लेकिन रिवॉल्यूशन के बाद आफ्टर 1789 जो रिवॉल्यूशन हुई उसके बाद सेंसरशिप को हटा लिया गया। और उसका परिणाम क्या निकला? डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूज़पेपर, पैम्पलेट्स और फ्लड इन द मार्केट। तो मैगजीन्स, पैम्पलेट, न्यूज़पेपर मार्केट में बहुत सारे हैं। और एक बेनिफिट और सेंसरशिप हटाने का, ऑपोजिंग व्यूज कैन बी आल्सो पब्लिश्ड। जो हमारे मतभेद है, अलग अलग विचार है, हमारा सोचने का तरीका अलग है, सरकार से भी अलग हो सकता है, आलोचना कर सकते हैं हम, वो भी आपस में आए। एंड एवरी ग्रुप ट्राई टू कन्विंस द पब्लिक बाय देयर गिविंग आर्ग्यूमेंट्स। तो हर ग्रुप अपने आप को इस प्रकार प्रस्तुत करता है, इस प्रकार आर्ग्यूमेंट देता है कि दूसरे को कन्विंस किया जा सके कि उसके विचार अच्छे कैसे हैं। तो हमारे रिवॉल्यूशन के बाद जो सामान्य जीवन पर सबसे बड़ा फर्क पड़ा वो कौन सा था कि सेंसरशिप को हटाया गया, हर व्यक्ति को आजादी थी। पहले शहरों के अंदर मैगजीन्स वगैरह आई, उसके बाद ग्रामीण क्षेत्रों तक आई। और जो पहले हमारे पास फिलोसफर्स थे जिनके आइडियाज क्या थे, लिबर्टी के, जस्टिस के, और वो लिबर्टी और जस्टिस के आइडियाज धीरे धीरे प्रैक्टिकली हमारे सामने आ रहे थे। लोगों को आजादी मिली थी कुछ भी लिखने की और उसके साथ साथ अपने विचार प्रकाशित करने की, आलोचनाएं करने की। तो पहला सेंस जो उस वक्त सोचा गया था वो विचार कंप्लीट हुआ। उसके बाद ये सारी क्रांति के बाद लास्ट में हमने देखा डायरेक्टरी भी असफल हो गई रेन ऑफ टेरर के बाद। तो नेपोलियन शासन में आया, एक मिलिट्री कमांडर था, 1804 में उसने शासन अपने हाथ में लिया। उसके बाद उसने नेबरिंग कंट्रीज थे, जो आसपास के देश थे, उनको जीतना शुरू कर दिया। डिस्पोजिंग डायनेस्टी, जो अलग रियासतें थी, उनको हटाया गया और उनकी जगह ही प्लेस्ड हिज ओन फैमिली मेंबर्स, अपने परिवार के सदस्यों को वहां जिम्मेदारी दी गई शासन की। शुरुआत में नेपोलियन को क्या माना गया था? मॉडर्नाइजर, कि वो मॉडर्न कर रहा है सारे, यानी आधुनिकीकरण कर रहा है, सुधार लेके आ रहा है हर जगह पर। जहां भी उसने शासन लिया कि हर जगह वो सुधार कर रहा है, शासन व्यवस्था में भी और आसपास के इलाकों में भी। उसने कुछ सुधार भी किए थे, वो आप नेक्स्ट 10th क्लास में पढ़ेंगे, जिसको नाम क्या जाना जाता है, नेपोलियन कोड ऑफ 1804 और सिविल कोड ऑफ 1804। 1804 जो शासक बना उसने बहुत सारे सुधार किए थे, उनको नेपोलियन कोड के नाम से जाना जाता है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम दिस क्वेश्चन इज रिपीटेड इन द बोर्ड एग्जाम्स ऑफ 10th। तो उसने प्राइवेट प्रॉपर्टी सिक्योर कर दी थी, यानी निजी संपत्ति को राइट टू प्रॉपर्टी वाज गिवन, एक्चुअली राइट टू प्रॉपर्टी वाज गिवन, प्राइवेट प्रॉपर्टी वाज सिक्योर। उसके बाद वेट एंड मेजर स्टैंडर्डाइज्ड, वेट और मेजर्स है उनका एक मानक बना दिया था कि हर जगह डिफरेंस ना आए कि 1 मीटर यहाँ कितने के बराबर, कितनी लंबाई होगी, 2 मीटर कितनी लंबाई होगी। ऐसा नहीं कि 1 मीटर यहाँ, तो हमारे यहाँ जिसमें हम माने कि 100 सेंटीमीटर, दूसरी जगह 1 मीटर को हम माने 80 सेंटीमीटर ही मान लें, तो ऐसा डिफरेंस नहीं है। वेट एंड मेजर स्टैंडर्ड बना दिया है कि इतना ही होगा। जितनी भी टेरिटरी उसने जीती थी हर जगह, फ्रांस के बाहर भी जो एरिया जीते उसके अंदर। तो उसके साथ साथ
उसने इक्वलिटी फॉर लॉ वाज एस्टैब्लिश्ड, कानून के सामने सबको बराबर माना था। तो बहुत सारे सुधार नेपोलियन ने किए थे, इसलिए उसको क्या माना गया, लिबरेटर यानी स्वतंत्र करने वाला। तो बाकी यूरोप में उसका स्वागत हुआ, जहां भी नेपोलियन की सेनाएं गई उसका स्वागत किया गया लोगों के द्वारा कि हमें आजादी का प्रतीक है, स्वतंत्रता मिलेगी, अधिकार मिलेंगे, क्योंकि उसने फ्रांस में कुछ इंप्लीमेंट किए थे। लेकिन धीरे धीरे उसने सेना के साथ बाकी एरियाज पर धीरे धीरे कब्जा करना शुरू कर दिया और अपने एरिया को और बढ़ाना शुरू कर दिया। इंपीरियलिज्म, साम्राज्यवाद की भावना उसके अंदर थी। तो उसने धीरे धीरे बाकी एरिया के ऊपर आक्रमण करके उस पर कब्जा करने का प्रयास किया। तो नेपोलियन की फोर्सेस क्या माना गया, इन्वेडिंग, आक्रमणकारी, हमलावर। यानी शुरुआत में फ्रांस में शासन किया तो उसकी पहचान थी एक मॉडर्नाइजर की, एक लिबरेटर की, कि आधुनिकीकरण कर रहा है, सुधार करता है, उसके बाद स्वतंत्रता, आजादी मिल रही है लोगों को। लेकिन धीरे धीरे उसने जब अपना एक्सपेंशन जारी रखा तो उसको क्या माना जाने लगा, इन्वेडिंग फोर्सेस। कि नेपोलियन की फोर्सेस कैसी हैं, इन्वेडिंग, आक्रमणकारी, हमलावर। ये तो दूसरे एरिया को कब्जा करने के प्रयास में, यानी साम्राज्यवाद, बड़ा साम्राज्य स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। अब 1815 में 18 देखो नेपोलियन का मैंने शुरुआत में लिखा था 1804 में शासक बना, 1815 में उसकी हार हुई। 1815 में जब इस प्रकार से लगातार अपने एरिया जीतने जारी रखे तो 1815 में उसको हराया गया। लेकिन हराया किसके द्वारा गया, एक पहले तो जगह है इसमें, वाटरलू में इसकी हार हुई, इज द नेम ऑफ द प्लेस। और किसके द्वारा हराया गया, बी से ब्रिटेन, आर से रसिया, ब्रिटेन, रसिया, उसके बाद पी से प्रूसिया। इट वॉज ए पावरफुल स्टेट ऑफ जर्मनी, ये जर्मनी का एक सबसे ताकतवर राज्य था उस टाइम पर। एंड ऑस्ट्रिया, इन चार ने मिलके नेपोलियन को वाटरलू में 1815 में हराया। अब नेपोलियन की हार के बाद जो कुछ सुधार किए गए थे, हालांकि लंबे समय तक महसूस किए गए कि उसने जो सुधार किए थे, he was actually working as a modernizer की, सर वो आधुनिकीकरण करने का ही प्रयास कर रहा था। अब उसके बाद हमने पढ़ा लीजेसी क्या था, हमें विरासत में क्या मिला उस रिवॉल्यूशन के बाद, उस रिवॉल्यूशन से हमें क्या मिला। तो उस रिवॉल्यूशन सबसे बड़ी लीजेसी, सबसे बड़ा जो हमें विरासत में मिला वो थे मौलिक अधिकार, जो आज हमें मिलेगा डेमोक्रेटिक राइट्स, राइट टू लिबर्टी, राइट टू इक्वलिटी। ये सारे क्या है, ये उस वक्त उस क्रांति के महत्वपूर्ण हमारे सामने आइडियल्स थे, जो बाद में ज्यादा देशों ने इंप्लीमेंट किए और आज हमें भारत में किस प्रकार मिले हुए, इन द फॉर्म ऑफ फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों के तौर पर। सबसे बड़ी जैसे हमारी विरासत जो वहां से मिली हमें फ्रेंच रिवॉल्यूशन से, वो क्या थी, एक डेमोक्रेटिक राइट्स, लोकतांत्रिक अधिकार है। ये सबसे बड़ी जैसी उस रिवॉल्यूशन की रही। तो ये हमारा फर्स्ट लेसन हिस्ट्री का कंप्लीट। इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।